यूँ तो जिस जेल की बात है उसी का नाम मैं बता देता, पर मुश्किल यह है कि उसके साथ फिर दारोगा का नाम भी बताना पड़ेगा, या आप खुद पता लगा लेंगे। और एक कहानी के नाम पर किसी को दुख देना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता, फिर चाहे कहानी सच्ची ही क्यों न हो। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि बात सन 34 की है, जब देश भर की जेलें दूसरी बार खचाखच भर रही थी और एबीसी क्लासों में बंटकर अलग अलग दलों के बिल्ले लगाकर भी बहुत से असंतुष्ट आंदोलक सियासी के नाम के द्वारा एक बिरादरी में शामिल होकर अपने दिन बिता रहे थे। कहने को कह लीजिए कि वह हजारा की जेल थी, लेकिन हजारा जेल पंजाब की शायद सबसे बड़ी जेल थी। और सच को छिपाना हो तो उसे झूठ में नहीं बड़प्पन में छिपाना जरा भला मालूम होता है। मैं हजारा जेल में नया नया आया था, तब तक बी क्लास लेकर लाहौर की जेल में सोने मगर आराम के दिन काट रहा था। एक बार सोनेपन से ऊबकर कुछ झगड़ा कर बैठा तो सी क्लास हो गई और तब मैं हरिपुर हजारा की जेल में भेज दिया गया। मैंने सोचा कि चलो आराम गया तो सोनापन भी चला गया, जीवन में कुछ गति तो आएगी। हजारा की बड़ी जेल में कुछ रंगीनी तो होगी, कहीं अधिक स्याह रंग होंगे तो कहीं लाल उजला नारंगी रंग भी तो उभरेगा ही, और इसमें मुझे निराशा नहीं होना पड़ेगा। यूं तो रंगीनी की मुझे सिर्फ आशा थी और स्याहपन का पक्का विश्वास, क्योंकि हजारा के नए दरोगा साहब जिनकी बात सुना रहा हूँ एक नंबर जालिम मशहूर थे। अटक जेल में मार्शल लॉ के पुराने कैदियों के साथ उन्होंने जो जो जातियां की थी उसे पंजाब भर की जेलों में लोग जानते थे, और उन्हीं के कारण दारोगा का नाम दारोगा अमीचंद अटवाला हो गया था। यद्यपि उनकी बदौलत अब वह दारोगा से बढ़कर डिप्टी साहब हो गए थे और राय साहब का खिताब भी उन्हें मिल चुका था। यह भी सुना जाता है ब्रिटिश एम्पायर का ऑर्डर भी उन्हें शीघ्र मिलने वाला है। इन्हीं दारोगा साहब की वजह से अटक जेल का भी आतंक सूबे भर में फैल गया था। जिसको अटक भेजा जाता था वह समझ लेता था कि इसे द्वीपांतरित किए बगैर काले पानी भेजा जा रहा है, और जो सुनता था जान लेता था कि जिसे भेजा गया है वह या तो कोई बड़ा दबंग और खतरनाक सियासी कैदी है जिसके आत्माभिमान को सरकार जैसे भी हो तोड़ना चाहती है, या फिर कोई ऐसा दुष्ट और लाइलाज इखलाकी जिसे सब सजाए देकर जेल वाले हार गए हों, यानी जो जेल के मुहावरे में खलीफा हो। अटक जेल के जिन बैरकों में खलीफा को रखा जाता था उसके बड़े खौफनाक वर्णन पंजाब की जेलों में प्रचलित थे, और उनके प्रचार से दारोगा अमीचंद का आतंक और भी बढ़ता जाता था। दारोगा अमीचंद की एक और बात मशहूर थी, वह यह कि उनका चेहरा जैसा रोबीला है कि मामूली कैदी तो उनकी शक्ल देखकर ही थर थर काँप उठे। कहीं किसी और एक और नजर उठाकर देख ले तो बस उसके औसान खता हो जाए। यो अमीचंद डिल डॉल के साधारण थे, कद मंझला परख कर कर चलते थे, शरीर कुछ भारी पर चाल में कुछ ऐसा कटाव छटाव और फुर्ती कि जब यह परेड पर निरीक्षण के लिए आते तो कैदी मानो अकस्मात ही अपना आधा कदम पीछे हट जाते। अमीचंद थे तो खत्री, पर अपनी घनी मुझे ऐसी अमेठ कर रहते थे कि ठाकुर ठकुराई भूल जाए। मोम लगाकर मूछों की नोक का कसाब कुछ ऐसा तीखा रखते थे मानो तार कसी का काम करने वाले किसी अच्छे कारीगर ने लोहे के तारों के लच्छे लेकर उन्हें बांट कर नोक दे दी हो। बात मशहूर थी कि दारोगा अपनी मूछों को बटते रहते हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि नींबू उठाकर मूछों की नोक पर उसे भोंककर तसल्ली न कर ले कि नींबू उससे आर पार छिद जाता है। मानो कोई जल्लाद रोज किसी को सूली पर चढ़ाकर देखा करे कि वह ठीक जमी है कि नहीं। लोग कहते ही तो थे दारोगा अमीचंद, वह तो पूरा जल्लाद है, उसकी मूछें नहीं देखी तुमने। किस्सा को था, जब मैं हरिपुर पहुंचा तो दारोगा अमीचंद वहां नए नए तैनात होकर आए थे। उन दिनों हजारा जेल बहुत से अकाली कैदी भरे हुए थे। बहुत दिनों से जेल वालों से इनकी चल रही थी और सब जानते थे इनको ठीक करने के लिए अटक के जल्लाद को वहां भेजा गया है, और इस चुनौती को अकालियों ने तत्काल स्वीकार कर लिया। जेल में तो यह ऊब से बचने का एक उपाय है, फिर अकाली तो अकाली ठहरे। यो बात कुछ नहीं थी,
अकाली लोग सवेरे खाने पर बैठे तो किसी एक अकाली की दाल की बाटी में कंकड़ निकले। दाल में कंकड़ निकलना साधारण बात ही मानी होगी, फिर जेल की दाल, मगर वह तो ठन्नी ही थी। कोई हीला चाहिए था। अकालियों ने खाना छोड़ दिया। कहा कि अब तो रोटी तभी खाएंगे जब दरोगा अमीचंद आकर मुआयना कर ले कि खाना कितना खराब है। और जब लड़ाई छिड़ी गई तो वाजिब और गैर वाजिब को कौन पूछता है। लड़ाई में तो साधारण आदमी भी कुछ और अनरिजनेबल हो जाता है। फिर वाहेगुरु का खालसा। उन्होंने एक लंबी सूची बनाई कि उनकी क्या क्या शिकायतें हैं, या कह लीजिए मांगे हैं, और जब तक वे पूरी ना हो वे लोग जेल की डिसिप्लिन नहीं मानेंगे। हर अकाली को आधा आधा सेर दूध मिले, रात को उनकी कोठरियां खुली रखी जाए, मशक्कत उन्हें ना दी जाए, दाल की बजाय महाप्रसाद मिले। छोटी 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 बड़ी 20 मांगे उनकी तैयार हो गई। उधर दरोगा भी अपना लोहा मनवाने को उतावले थे। उन्होंने कहलवा दिया, कैदी कैदी हैं, उन्हें कोई फरियाद करनी हो तो परेड के दिन कर सकते हैं। धौंस कोई नहीं मानेगा और डिसिप्लिन न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात बढ़ती ही गई। अकालियों को एक एक कर सजाएं मिलने लगी। धीरे धीरे मामला जेल से बाहर फैलने लगा। क्रमशः सूबे में यह बात फैल गई कि अमीचंद अटकवाला हजारा में नई लड़ाई ले रहा है अकालियों से। अगर बात ने और तूल पकड़ा तो शायद लोग अमीचंद न कहकर हजारे वाला कहने लगेंगे। दारोगा अमीचंद खुश थे। उनका छोटा सा शरीर कुछ और भी अकर कर चलता था। पैंट की क्रीज कुछ और भी कटार सी धार सी तीखी होती जा रही थी, और मूछों की ऐंठन तो ऐसी मानो नींबू तो क्या, अगर बिल्लौर की गोलियां भी होंगी तो बंध जाएंगी। लेकिन बात के फैलने के कुछ ऐसे ही असर हुए जिनके लिए दारोगा तैयार नहीं थे। सूबे भर में उनका जो दबदबा था, जिसकी वजह से उन्हें इंस्पेक्टर जनरल भी जानते थे, उसका एक पहलू यह भी था कि 1 महीना हो गया था और अभी तक दारोगा अमीचंद भी कैदियों का विद्रोह कुचल नहीं पाए। तब या तो वह काम में ढील देने लगे हैं, या फिर मामला ही कुछ संगीन है, हड़ताल का नहीं बलवे का है। इंस्पेक्टर जनरल ने तय किया कि वह मुआयना के लिए आवेंगे और जेल को सूचना दे दी गई। हम लोगों को यह बात तत्काल मालूम नहीं हुई, बल्कि हमसे छिपाने की खास वजह थी। दारोगा साहब ने सोचा कि जहाँ मुआयना एक मुसीबत है, वहाँ एक मौका भी है। अगर आईजी के आने पर वह उन्हें सूचित न कर सके कि बलवा उन्होंने शांत कर दिया है, तो उनकी सफलता दूनी होगी, और उनका रौब भी सीधे आईजी पर काफी पड़ेगा। सामने सामने की बात और होती है, और किसी जिले में आई हुई रिपोर्ट की बात और, मगर बलवा दबे तो ना। जुल्म तो उन्होंने बहुत कर लिए, पर अकालियों पर कोई असर न हुआ। मानो गैंडे की पीठ पर कोड़े पड़ रहे हों। 100 पड़े तो क्या और 1000 पड़े तो क्या। सहसा ऐलान हुआ कि सवेरे परेड होगी और डिप्टी साहब अकालियों के वार्ड में जाएंगे। अकाली कैदी तैयार हो गए कि शायद कोई नया अत्याचार होने वाला है, मगर परेड में जाकर डिप्टी साहब ने कहा, तुम लोग अब झगड़ा करके थके नहीं, क्या फायदा है, और जेल तो जेल है, यहाँ तो कानून मान के रहना पड़ेगा, क्यों मुसीबत उठाते हो। उनकी नज़र कतार पर फिरती हुई एक जगह रुक गई। जिस पर रुकी उसने उत्तर दिया, मुसीबत तो ऐसे भी है वैसे भी है, फिर क्यों ना कर कर रहा जाए। डिप्टी साहब की आंखें दबे गुस्से से छोटी छोटी हो आईं, मगर उन्होंने समस्वर में कहा, अच्छा चलो, तुम लोगों ने बहुत दिखा लिया कि तुम अकाली हो, और मैं भी अटकवाला दरोगा अमीचंद हूँ। अब काम की बात करो, तुम लोग क्या चाहते हो। 2-3 कैदियों ने कहा, हमारी मांगे आपको मालूम है, उन्हें पूरा कर दो बस। पूरी शर्तें तो खुदा की भी नहीं मानी जाती, तुम लोग आपस में सोच विचार कर तय कर लो, और 5 आदमियों का डेपुटेशन मेरे दफ्तर में भेज दो, मैं विचार करके फैसला करूंगा। डिप्टी साहब चले गए। परेड बर्खास्त हो गई। उनकी मूछों की चमकीली काली ऐंठन अकालियों के दिल में सुए से चुभती रही, और उन्होंने 5 पंचों को चुनकर बातचीत चलाने का काम उन्हें सौंप दिया। मसल मशहूर है, एक खालसा 1.25 लाख। फिर 5 पंचों में अगर 25 मत हो गए तो क्या चंबा। बड़ी देर चकचक चली। कुछ की राय थी कि अब दारोगा सीधे रास्ते पर आ रहा है, यानी मांगों में और नई मांगे जोड़कर की जानी चाहिए। किसी का ख्याल था, नहीं, समझौता करना चाहता है तो कुछ रियायत तो होनी ही चाहिए। बीच में कई तरह के मत थे।
फिर यह भी सवाल था कि रियायत हो तो किस या किन शर्तों पर, इसके बारे में भी मतभेद था। अंत में एक बुजुर्ग ने कहा, भाइयों मेरी बात मानो तो मैं एक सलाह देता हूँ। सबने पूछा, क्या? वह यह कि हम लोग अपनी सब मांगे वापस ले लें, दारोगा से कहें, जाओ हमने तुम्हें बख्शा, जो सुलह करके आएगा उसे बनिए की तरह मोल तोड़ नहीं करना चाहिए। सब लोग अचकचाकर बूढ़े सरदार की ओर देखने लगे। क्या महीने भर का सब संघर्ष व्यर्थ चला जाएगा? जितनी सजाएं, जितने अपमान उन्होंने सहे थे, एक बार उनकी आंखों के आगे सब दौड़ गए। एक ने कहा, आपसे इसकी तरक्की तवक्को नहीं थी। बूढ़े ने अविचलित मन से कहा, सिर्फ एक बात हम अपनी तरफ से रखें। वह क्या? वह यह कि हमारा दारोगा से कोई झगड़ा नहीं है, मगर वह भी हम पर हेकड़ी जताना छोड़ दे। बस एक बार वह हमारे सामने अपनी मूछें नीची कर ले, फिर हम उसके बाद सब कायदे कानून मान लेंगे। बात बिल्कुल अप्रत्याशित थी। सब थोड़ी देर चुप रहे। फिर किसी ने कहा, हमको तो बात नहीं जचती। लड़ाई के बीच में लड़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। दारोगा का क्या है, कल को फिर मुकर जाए तो सारी तकलीफें फिर शुरू हो जाएंगी, फिर से उठानी पड़ेंगी। बूढ़े ने कहा, वह बात तो शर्तें मनवाने पर भी हो सकती है। आज मान ले, कल को मुकर जाए, फिर भूख हड़ताल हो, मगर लड़ाई बीच में छोड़ना तो खालसे का काम नहीं। पर शरण आए दुश्मन को दबाना भी तो ठीक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि एक बार आजमा कर तो देखो। अंत में बात मान ली गई। 5 का भी डेपुटेशन नहीं गया, केवल बूढ़ा सरदार अकेला भेजा गया। दफ्तर में जाकर उसने कहा, डिप्टी साहब, आप सुलह करना चाहते हैं तो हम भी राजी हैं। हम अपनी सब मांगे वापस लेते हैं। डिप्टी साहब ने कुछ अचंभे सी मगर अपनी खुशी को छिपाते हुए कहा, क्या? वैसे चाहिए यही। जो काम लड़कर नहीं होता है वह दबकर रहने से होता है। तुम राय साहब अमचंद को जानते हो नहीं हो? मैं कानून वानून की परवाह नहीं करता। मैं चाहूँ तो तुम्हारी बैरक में पीपे के पीपे घी भिजवा दूं, चंदन के बाग लगवा दूं। हाँ, चंदन के बाग। हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे सामने एक बार अपनी मूछें नीची कर लें। क्या? दारोगा साहब की त्योड़ियां चढ़ गई, मगर सामने शायद आईजी के दौरे का प्रोग्राम रखा था। तुरंत ही संभल कर बोले, तुम जा सकते हो, तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर करूंगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब पाँव फटने के बाद जमादार ताले खड़काकर देखकर सब अच्छा चिल्लाकर अभी गए ही थे कि बाड़कों की कोठरियों के दरवाजे अभी खुले नहीं थे। दारोगा अमीचंद सहसा कालियों के बाड़क के फाटक पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। दारोगा के साथ कोई अमला नहीं था, यहाँ तक कि चाबियां लिए चीफ हेड वार्डर भी नहीं था। फाटक पर खड़े होते ही अकालियों के पंच भीतर उनके सामने आ गए। दारोगा ने कहा, तुम लोगों की दरखास्त पर हमने विचार कर लिया है। हम तुम्हें आखिर साथ रहना है, हमें और तुम्हें। न तुम जेल छोड़कर भागे जा रहे हो, न हम ही सर्विस छोड़कर जा रहे हैं। फिर हेकड़ी की क्या बात? आपस में तो खींचतान होती रहती है, उससे कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। कभी हमने दबा लिया, कभी हम खुद दब गए, कभी तुम दब गए, कभी तुमने जोर मारा तो हमने पैंतरा बदल लिया, कभी हमने तुम्हारी गर्दन नाप ली, कभी तुम्हारे सामने हमने मूछें नीची कर ली। कहते कहते उन्होंने हाथ उठाया, अंगूठे और उंगली से मूछों की नोक दबाई और गालों पर मलते हुए नीचे की ओर मोड़ दिया। ऐठन के बल तो भला क्या मिटते, पर मोम तो था ही। मूछों के दाएं बाएं दोनों गुच्छे ऐसे ही हो गए मानो फूल चूही सी बहुत छोटी मगर काली चिड़िया कीड़ा वीरा पकड़ने को चोंच झुकाए हो। दारोगा ने कहा, लो, इससे कुछ आता जाता थोड़ी है। बस अब हमारी सुलह। मैं भी जमादार को भेजता हूँ कि बाड़क खोल दे। कहते कहते वह लौट पड़े। अहाते के फाटक तक पहुंचने के पहले ही उन्होंने मुझे फिर ऐंठकर पूर्ववत कर ली थी। एक हल्के से मुस्कान होठों के कोनों को उभार कर मूंछों की ऐंठन को और बल दे रही थी। मन ही मन दारोगा साहब अपनी पीठ ठोक रहे थे कि सफाई से हंसी हंसी में उन्होंने सारी बात उड़ा दी और शर्त भी पूरी हो गई। कुछ बिगड़ा भी नहीं। 3 दिन बाद आकर आईजी देखेगा कि जेल में बिल्कुल शांति है। राय साहब अमीचंद के दबदबे के मुताबिक ये सब काम कायदे से और मुस्तैदी से हो रहा है।
जब परेड लगेगी और दूसरे कैदियों की तरह काले भी कतार बांध कर खड़े होंगे, वह आईजी जो उनके सामने गुजरते हुए कहेंगे कि उन लोगों का मामला अब सेटल हो गया है और सब जेल की डिसिप्लिन मान रहे हैं, तब कितनी बड़ी विजय का क्षण होगा। उधर अकालियों की बाड़क में कुछ कैदी बूढ़े सरकार की ओर एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रश्न था, क्या यही बात थी बस? इसमें कहाँ का विजय, कैसा सुख, कौन सी समझौते की भी शांति? दरोगा अमीचंद तो उन्हें बनाकर चला गया। कहानी तो इतनी ही है, लेकिन बात इससे भी आगे की है। दरोगा भी ड्योढ़ी तक पहुंचे ही नहीं होंगे कि दूर दूसरी सियासी बाड़क में हमें खबर मिल गई। दरोगा अमीचंद ने कालियों के सामने मूछें नीची कर ली और ताले खुलने लगे। ताले खुलने से पहले ही जेल के 6,500 कैदियों को पता चल गया था कि दारोगा अमीचंद टकवाले ने अकालियों के सामने मूछें नीची कर ली। दूसरे दिन आईजी के दौरे का ऐलान हुआ और तैयारियां परेड की हुई। राय साहब अमीचंद कतार देखते हुए गुजर रहे थे कि एक कैदी ने हाथ उठाकर नाक के दोनों ओर अंगूठा और उंगली जमा धीरे धीरे होठों के कोनों तक खींचे, जैसे कोई पसीना पोंछने के लिए करे। और उसकी इस हरकत पर सारी परेड के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। राय साहब अमीचंद ने सहसा खड़े पढ़कर रुखे स्वर में पूछा, क्या है? जिसे सुनकर अटक के खलीफाओं की रूह कांप जाती थी। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल कुछ आगे एक दूसरी जगह एक कैदी ने वैसी ही हरकत की और अब की बार हंसी और भी स्पष्ट हो गई। दारोगा साहब बड़ा कड़ा चेहरा बनाए जल्दी से मुआयना करते समाप्त करके चले गए। लेकिन तीसरे दिन जब आईजी और परेड आने की बारी हुई तो परेड के बिल्कुल सीधी कतारों के सामने से गुजरने लगे। कई कैदियों ने एक साथ नाक के आसपास पसीना पोंछा और एक चौड़ी सी पहली हंसी कई कतारों के चेहरों पे खिल गई। आईजी ने पूछा, राय साहब अमीचंद, क्या बात है? आपकी जेल की डिसिप्लिन बड़ी ढीली है। राय साहब ने डूबते हुए स्वर में कहा, सर, इस मामले पर दफ्तर में मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल। और चुप रह गए। आईजी ने कहा, फिर मानो यह ध्यान करके कि राय साहब के अनुशासन को पुष्ट करना चाहिए। उन्होंने फिर कहा, ऑफ कोर्स, यही बात होगी। आईजी की जाने के एक हफ्ते के बाद दारोगा अमीचंद की बदली का ऑर्डर आ गया, क्योंकि हजारा जेल की डिसिप्लिन बिगड़ रही थी। उन्हें मुल्तान भेजा गया, पर वे यहाँ पहुंचे तो कैदियों को पहले से खबर थी। वह राय साहब अमीचंद अटकवाले की नहीं, उस दारोगा की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने हजारा के कैदियों के आगे अपनी मूछें नीची कर ली थी। जल्दी ही वहां से उनकी बदली हुई, पर जहां भी वह गए उनकी कीर्ति उनसे पहले पहुंच चुकी जाती और कैदियों का अनुशासन उनसे नहीं बन पड़ता। अंत में डिप्टी से फिर दारोगा होकर वह एक छोटी सी जिला जेल के इंचार्ज बन गए। मगर पंजाब भर में ऐसी कोई जेल नहीं थी कि जिससे मूछों वाला किस्सा मालूम ना हो। हार कर दारोगा साहब ने रिटायर किए जाने की दरख्वास्त दे दी और दारोगा के पद से ही पेंशन लेकर चले गए। मैं जब जेल से छूट कर आया तब वो सर्विस छोड़ गए थे। कहाँ किस उपेक्षित कोने में उन्हें मुंह छिपाने लायक जगह मिली, यह तो पता नहीं। कैदियों के लिए चंदन के बाग तो क्या, उन्होंने बबूल की छां भी बेचारे पा न सके। जेलों के खलीफा भी बड़ी जल्दी जल्दी उनका नाम तक भूल गए। लेकिन आज भी अगर कोई नए इकबाड़े कैदी से पूछे तो वह मुस्कुराकर सिर हिला देगा कि हाँ, उसे वह दारोगा की बात मालूम है जिसने कैदियों के सामने मूंछ ही नीचे कर